नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वैद आईसीएस लॉ के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आप सभी के समक्ष फिर से हाजिर हैं उन तमाम आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस को लेकर के जो सिर्फ आपके पीसीएसजे के एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट हैं। आज हम बातचीत करेंगे, जैसा कि आपके समक्ष आपके सामने दिख रहा होगा, कि सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से इस बात को कहा कि ऐसे तमाम पॉडकास्ट, ऐसे तमाम कार्यक्रम जो यूट्यूब पर चल रहे हैं या सोशल मीडिया पर चल रहे हैं या ओटीटी पर चल रहे हैं, तो वक्त आ चुका है, समय आ चुका है कि उनके लिए भी एक रेगुलेटरी बॉडी या उनके लिए भी कुछ नॉर्म्स बनाए जाएं। दूसरी जो खबर आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, कल ही अकेडमी अवार्ड्स पेश किए गए हैं और उसमें ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स में किसको बेस्ट फिल्म, किसे बेस्ट ऑथर, किसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफी, ये तमाम पुरस्कार दिए गए। और उसके साथ ही एक मल्टी सोरल अलायंस बनाने की बात कही है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि अभी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, उस विषय में आपको बताएंगे। और इसके साथ ही पहली बार डॉल्फिन्स की गणना की गई है, यानी वो जीव जो पानी के अंदर रहते हैं, वो चाहे किसी नदी में हो, चाहे तालाब में हो। और विशेषकर ये हमारे लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि हमारे पीसीएसजे में जो इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस है, और इस इंडियन ज्योग्राफी के सिलेबस में जो इंडियन रिवर सिस्टम और इनको गैंगटिक प्लेन्स में जब उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, तो सर्वाधिक जो हमें डॉल्फिन्स मिली हैं वो गैंगटिक नदियों की, गंगा की ट्रिब्यूटरीज में मिले हैं, जिसमें सर्वाधिक डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में है। तो ये क्या हैं, ये तमाम चीज़ें, ये क्या हैं, ये तमाम इनके महत्वपूर्ण बिंदु, इनको जानने का प्रयास करेंगे। और आज मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगा कि वो हमारे तमाम साथी जो इस वक्त कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट में अपनी जुडिशरी की पढ़ाई कर रहे हैं, या अभी आप अपना लॉ कंप्लीट नहीं कर चुके हैं, आप अपना लॉ भी कर रहे हैं 3 ईयर 5 ईयर, और यदि आप जुडिशियल सर्विसेज का एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, तो जो तरजीह आप अपने जनरल स्टडीज और लॉ के पेपर को देते हैं, विशेषकर यूपी जुडिशरी के अभ्यर्थी, क्योंकि यहाँ पर लॉ और जनरल स्टडीज दोनों की बहुत ही मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे अंतिम रूप से चयनित होने में, उसी तरीके से आपको एक प्रयास करना होगा, एक आदत डालनी होगी कि आप अखबार के पाठन को, यानी न्यूज़पेपर रीडिंग भी आप डेली बेसिस पर करें। और आपको इसके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, इसलिए वैद आईसीएस लॉ की पूरी टीम, हम सब आपके साथ आपकी इस तैयारी में हैं, जो कि न सिर्फ आपको आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताते हैं, जबकि आसान शब्दों में उसका क्रिस्प और कंसाइज फॉर्म में उसकी एनालिसिस और उसके नोट्स भी आपको देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप डेली बेसिस पर आप अखबार पढ़ रहे होंगे। कहीं भी आपको किसी प्रकार की समस्या हो तो आप हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर। और ऐसे तमाम कार्यक्रम, ऐसे तमाम चीजें जो आपको जज बनाने के लिए काम आ सकती हैं, वो प्रयास लगातार हम करते रहेंगे। तो आज, जैसा कि मैंने कहा, 3 न्यूज को हमें कवर करना है हमारे न्यूज ऑफ द डे के प्रोग्राम में। और आप सभी के समक्ष जो पहली न्यूज, हमने कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीजें भी मार्क कर रखी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने संघ सरकार से कहा, सॉलिसिटर जनरल को, कि क्यों ना ऐसे तमाम पॉडकास्ट और जो यूट्यूब पर कार्यक्रम होते हैं उनके लिए एक रेगुलेटरी गाइडलाइन नहीं लेकर आते, उनके लिए क्यों ना एक ऐसी बॉडी बनाई जाए जो ऐसे तमाम चीजों को रेगुलेट करे। क्योंकि हम देखते हैं, जब हम फिल्मों की बात करते हैं तो फिल्मों को नियंत्रित करने के लिए सेंसर बोर्ड है। जब हम टीवी या सीरियल में काम की बात करते हैं तो उसको रेगुलेट करने के लिए ब्रॉडकास्ट कंटेंट काउंसिल और ऐसी तमाम हमें ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती हैं। पर अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इंडियाज गॉट टैलेंट नामक एक कार्यक्रम में कुछ ऐसी अश्लील और अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया जो शायद पूरे समाज को शर्मसार करने वाला था। और इस पर भी समाज 2 धड़ों में विभाजित दिखा। एक वर्ग ऐसा था जिसको ये कहना था कि हमारे मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, और ये तो महज एक ह्यूमर था, ये तो महज किसी को कटाक्ष करके हंसाने की कला थी, जिसे हम रोस्ट कहते हैं। जबकि कटाक्ष करके हंसाने की कला में और किसी को अपमानित या किसी को अश्लील सामग्री या अश्लीलता दिखाने में बहुत फर्क होता है। और यही टिप्पणी की है हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, और इस बात को स्पष्ट किया है, यानी अब वक्त आ चुका है कि संघ सरकार को एक रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए कि यूट्यूब और सोशल मीडिया और ओटीटी पे जो तमाम कंटेंट दिखाए जा रहे हैं उसको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। और ये कब ये बात कही गई? ये बात कही गई है सॉलिसिटर जनरल के द्वारा, तुषार मेहता। जैसा कि न्यूज आप देख रहे होंगे, मैं एक बार जूम करने का प्रयास करता हूं ताकि आपको कोई समस्या ना हो। आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड द सॉलिसिटर जनरल टू सजेस्ट सम रेगुलेटरी मेजर्स to rein in the use of filthy language and vulgarity
आपको याद होगा इंडियाज गॉट लेटेंट में जो वहां के तमाम, चाहे वो समय रैना रहे हों, चाहे रणवीर अलाहाबादिया, आशीष चंचलानी, अपूर्वा मुखीजा, इन सब पर कई धाराओं में विभिन्न पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज की गई और जो धाराएं लगाई गई वो सेक्शन 94, सेक्शन 95, सेक्शन 96, 296 और उसके साथ ही इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 8 और आईटी एक्ट की धाराएं इन तमाम लोगों पर लगाई गई हैं और ये तमाम ऑब्स्किरिटी से जुड़े हुए प्रावधानों से संबंधित है और कहा गया है कि आप ऐसी भाषा का प्रयोग, भले ही आपको बोलने का अधिकार है पर बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार अपने आप शामिल हो जाता है। इस बात का ध्यान तमाम लोगों को रखना चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय ने देखिए कहा दैट ह्यूमर वाज, इफ यू कैन नॉट मेक मी लाफ यू आर नॉट अ गुड कॉमेडियन। इस पर कि अगर आप अच्छे कॉमेडी के नाम पर कह रहे हैं डार्क कॉमेडी है तो किसी को गाली देना या किसी को अश्लील शब्द कहना किसी भी प्रकार से उसे कॉमेडी नहीं समझा जा सकता। तो ये वो महत्वपूर्ण धाराएं हैं भारतीय न्याय संहिता की, सेक्शन 94, 95, 96 और 296 जो कि इन तमाम लोगों पर लगाई गई हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को एक राहत जरूर प्रदान की है और कहा है कि वो अपना पॉडकास्ट फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं क्योंकि उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक प्रार्थना पत्र दिया गया था दैट दिस द पॉडकास्ट इज ओनली हिज वे ऑफ अर्निंग, केवल वही उनके अर्निंग का साधन है और अगर उनको ये काम करने से रोक दिया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा तो उनको कई प्रकार की समस्या हो सकती है। और इसी में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आपको बिल्कुल अधिकार है अपनी कार्यक्रम करने का, पर आपको कॉमेडी और वल्गैरिटी में डिफरेंस मालूम होना चाहिए। ये तमाम चीजें और इसके बाद ने जस्ट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा दैट अ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इज राइटली ओड टू पोस्टेरिटी, यानी एक समय आ चुका है अब हमें कि हमें एक इसके लिए रेगुलेटरी मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर इस न्यूज के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये सुप्रीम कोर्ट का इस पर ये कहना है कि राइट्स ऑल्सो कम विद लॉट्स ऑफ ड्यूटीज, तो आपको अपने अधिकारों को बहुत संभल कर इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज ये कि ये जो डायरेक्शन कहा गया, ये बात जो कही गई, ये सॉलिसिटर जनरल को कही गई। हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर ये सॉलिसिटर जनरल कौन होता है। जब हम सॉलिसिटर जनरल की बात करते हैं तो आप इसको ये समझ लीजिए कि ये भारत के जो सबसे बड़े विधिक अधिकारी होते हैं, यानी कि जो अटॉर्नी जनरल होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनके सहायक अधिवक्ता के रूप में, उनके असिस्टेंट के रूप में सॉलिसिटर जनरल और एएसडी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का अपॉइंटमेंट किया जाता है। और आखिर कौन कौन सी धाराएं जो इन तमाम लोगों पर लगाई गई थी जो मैंने अभी मेंशन किया था, उसमें सेक्शन 94, सेक्शन 95, 96, 296 ऑफ बीएनएस, साथ ही आईटी एक्ट की धारा और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन एक्ट की धारा 6 और धारा 8 को भी लगाया गया था। इसके बाद ही जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद यहाँ पर देखिए अकेडमी अवार्ड्स जो कि कल ही जिनको अनाउंस किया गया है, तो यहाँ पर केवल हमें यह जान लेना जरूरी है कि कौन कौन से बेस्ट फिल्में कौन सी हैं, बेस्ट एक्टर किसको मिला, तमाम चीजें तो आप देखेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस मिला है माइकी मेडिसन को एनोरा फिल्म के लिए, बेस्ट एक्टर दिया गया है एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रुटलिस्ट के लिए, और जो बेस्ट फिल्म बनी है, बेस्ट पिक्चर बनी है एनोरा। और उसके साथ ही इंटरनेशनल फिल्म आई एम स्टिल देयर ब्राजील डॉक्यूमेंट्री शॉट द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, और सपोर्टिंग एक्टर में किरियन कल्किन को अवार्ड मिला है फिल्म रियल पेन के लिए। तो ये जो तमाम अवार्ड्स आप देख रहे हैं, साउंड, विजुअल इफेक्ट्स, बेस्ट एंड फीचर फ्लो फिल्म को मिला है। ये तमाम चीजें हमारे इम्तिहान में पूछी जा सकती हैं, कौन सा अवार्ड किस दिन आया, क्या तमाम चीजें हुई, ये तमाम चीजें हमें आज के इस न्यूज़पेपर में देखनी है। और जब आप आगे देखेंगे तो ये स्मगलिंग सस्पेशन ये आपके के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कल ही बिहार का बजट आया है, तो जितने भी हमारे लोग जो बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या ये वीडियो बिहार में देख रहे हैं, तो आपके लिए ये जानना होगा कि बजट का क्या प्रावधान होता है। यानी ये जो बजट है, दो हम बजट देखते हैं, एक अनुच्छेद 112 वाला जो कि संघ सरकार लाती है और एक आर्टिकल 202 में जो कि राज्य सरकार के द्वारा लाया जाता है। तो बजट यहाँ पर राज्य सरकार का है और वहां पे क्या क्या बजट की योजनाएं रही, क्या क्या तमाम चीजें रही, वो तमाम बच्चे जो बिहार जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके स्टेट में इससे संबंधित पूछा जा सकता है। पर जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं, संवैधानिक पहलू की बात करते हैं,
तो हमें पता होना चाहिए कि जिस तरीके से संघ सरकार को अपने बजट लाने का अधिकार है, उसी तरीके से राज्य सरकार भी क्या कर सकती है, बजट ला सकती है। तो एक ये न्यूज हमें देखने को मिलती है। उसके साथ ही जब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए जो मैं आपको बता रहा था, मल्टीनेशनल अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि किस तरीके से हमें फ्यूचर की जनरेशंस के लिए भी और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड उसको संरक्षण देते हुए भी हमें उन तमाम चीजों को बचाए रखने का प्रयास करना है। और भारत ने क्या लॉन्च कर दिया है, मल्टी नेशन अलायंस फॉर कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और मंडे को सिटीज कोलिएशन फॉर क्लैरिटी C3 एक मल्टी नेशनल अलायंस हुआ, सिटी टू सिटी कोलैबोरेशन, नॉलेज शेयरिंग, प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप और सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए। यानी कि जिस तरीके से हर शहर को दूसरे शहर के साथ कोलैब करने का प्रयास किया गया है, और इसके साथ ही यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है रीजनल 3R कनेक्टिविटी का। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये मल्टीनेशनल अलायंस जो उसके लिए बनाया गया, इसमें देखिए अर्बन मिनिस्ट्री ने 1800 करोड़ रुपए दिए हैं, जो कि 18 शहर और 14 राज्यों के बीच होगा। एंड इट विल सर्व एज अ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स फॉर द अर्बन एरियाज। यानी कि इसमें कई शहरों को जोड़ा जाएगा और एक मल्टी नेशन अलायंस के रूप में इसे हम लेकर आएंगे। और इसका जो मेजर माइलस्टोन है जिसकी वजह से किया जा रहा है, वाज द एडॉप्शन ऑफ हनोई डिक्लेरेशन, जो कि 2013 से 23 के बीच विच आउटलाइन 33 गोल्स फॉर शिफ्टिंग टुवर्ड्स मोर रिसोर्स एफिशिएंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। तो इस तरफ सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ हमें जाना है, यही ये न्यूज हमें देखनी है। तो ये मल्टी नेशन अलायंस क्या होता है, क्या इसमें बजट रहा, इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स है। तो ये शहरी विकास मंत्रालय है। ये एग्जामिनेशन में हमारे जुडिशरी के पर्पज से हमको पूछा जा सकता है। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जबकि वो जरे लोग जो प्रैक्टिस करते हैं एनजीटी में या लिटिगेशन में, एनवायरमेंटल मैटर्स में प्रैक्टिस करते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज आई है। क्योंकि पहली बार कल रिपोर्ट आई है कि आखिर जो डॉल्फिन्स हैं जो कि पानी के अंदर रहती है, मैंने आपको बताया था वो कितनी है, जिसमें आंकड़ा आया है कि हिंदुस्तान में कुल 6327 डॉल्फिन्स हैं गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। और चूंकि कल मंडे था और कल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे था। अब देखिए ये न्यूज भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर हमसे जुडिशरी के एग्जाम्स में जहां पर जनरल स्टडीज नहीं भी पूछी जाती, लॉ पूछा जाता है, पर लीगल जीएस का पोर्शन आता है, चाहे वो उत्तराखंड हो चाहे दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज हो, वहां पे भी हमसे डेज पूछ लिए जाते हैं। नेशनल वोटर्स डे कब होता है, उसी तरीके से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे कब होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डे कब होता है। तो ये कल यानी मंडे को क्या था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। तो आज की जो तारीख है वो है 4 मार्च, यानी प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया जाता है। और 6327 डॉल्फिन्स मिली है गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज में। याद रखिएगा जो ये वाली जो डॉल्फिन्स हैं ये केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, और ये इनकी आंखें नहीं होती, ये केवल सेंसेशन से अपने शिकार को ढूंढती हैं। इसका मतलब चूंकि ये लगातार मीठे पानी में रह रही हैं और सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन्स हैं वो गंगा के अंदर पाई गई हैं, इसका ये मतलब है कि जो गंगा का पानी है वो पहले से और बेहतर हो रहा है। तभी जो ये पानी के नीचे की एक्वेटिक लाइफ है ये क्या हो रही है, लगातार सस्टेन कर रही है। तो ये पूरा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। कब होता है तो बताएंगे साहब, कि प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को इसको मनाया जाता है। और जिसमें से 6324 गैंगेस रिवर डॉल्फिन्स हैं, और एक एवरेज था कि 3725 डॉल्फिन्स मेन स्टेम ऑफ गंगा में, यानी जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं उसी पर आई हैं। और इसकी जो काउंटिंग थी वो अपने आप में गिनना बड़ा दिलचस्प है, क्योंकि ये कहीं जंगल में या पानी के ऊपर नहीं, पानी के अंदर रहते हैं। देखिए लिखा है, अनलाइक द काउंटिंग ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, द अदर लैंड इन द एनिमल्स फॉरेस्ट, काउंटिंग डॉल्फिन्स इज वेरी चैलेंजिंग। द एनिमल्स आर अंडर वाटर। क्यों चैलेंजिंग है, क्योंकि ये सारे डॉल्फिन्स हैं ये पानी के अंदर रहते हैं। एंड स्पोरेडिकली टू ब्रीथ, यानी केवल 1-2 बार कभी सांस
लेने के लिए एक बार छलांग लंबी लगाते हैं एंड इनके लिए कैमरा और सारी इक्विपमेंट्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसके लिए ट्रैवलर्स ने क्या किया, एक कांस्टेंट स्पीड पर ये हाइड्रोफोन्स के माध्यम से उनको ऑब्जर्व करते रहे और तब जाकर के बड़ी मुश्किल से जो है इनकी काउंटिंग हो पाई है। पर हमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि टोटल कितनी मिली है, 6327 गंगा उसकी ट्रिब्यूटरीज में, जिसमें की जो सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स मिली हैं वो सब मैक्सिमम डॉल्फिन्स मिली हैं उत्तर प्रदेश में। जो सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स हैं वो यूपी में है, दूसरे नंबर पर बिहार, वेस्ट बंगाल और असम। और ये जो डॉल्फिन रिपोर्ट है ये कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सार्वजनिक की गई थी जब वे गुजरात गए थे और उन्होंने एनबीडब्ल्यू की बैठक ली, यानी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की कल वो बैठक ले रहे थे। और एनबीडब्ल्यू की बैठक में कल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे यानी 3 मार्च को इस दिवस पर उन्होंने डॉल्फिन की रिपोर्ट जारी की। अब जब हम डॉल्फिन की बात करते हैं, चूंकि ये पानी के अंदर है, ये देख सकते नहीं है, तो अपने जो ये शिकार करते हैं एक ये हाइड्रोस्पिक स्पीड के अनुसार ये क्या करते हैं, अपने उस शिकार को पकड़ते हैं। और जो सबसे ज्यादा हमें डॉल्फिन देखने को मिली, हमने आपको बताया कहां पर, उत्तर प्रदेश में मिली हैं, जबकि 412 ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज पर हैं, 101 ब्यास पर हैं। पर जो हमारे एग्जामिनेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइम मिनिस्टर ने कहां पर किसकी मीटिंग ली थी, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की मीटिंग ली थी। और मैक्सिमम जो डॉल्फिन है वो कहां पर हमें पाई गई हैं, उत्तर प्रदेश में मिली हैं। अब इसी का जो शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है वो मैं बताऊंगा पीडीएफ के माध्यम से। ये 3 न्यूज मैं आशा करता हूं आप उसको देखेंगे। ये शायद ये आज का वो पीडीएफ है, 4 मार्च, उसी का एक्सप्लेनेशन जो भी हमने आपको बताया। जो कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जस्टिस सूर्यकांत ने कि देयर इज अ नीड ऑफ बैलेंस टू बिटवीन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड मेंटेनिंग डिसेंसी एंड मोरालिटी। एक हमें बैलेंस बताने की जरूरत है कि इसमें मोरालिटी और डिसेंसी में और फ्रीडम ऑफ स्पीच के बीच के अपने अधिकारों का हम दुरुपयोग ना करें। इस मामले की सुनवाई चल रही थी, जो पिटीशन डाली गई है रणवीर इलाहाबादिया द्वारा, और उनको उनका जो शो चलता था द रणवीर शो, वो करने से मना कर दिया गया था और उसमें तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था उनके द्वारा उस पॉडकास्ट में, जो कि विभिन्न मामलों में मामला दर्ज हुआ, कई राज्यों में मामला दर्ज हुआ है, महाराष्ट्र और असम में। ऐसे में उन पर आरोप लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक यूट्यूब और सोशल मीडिया के लिए भी हमें क्या करने की आवश्यकता है, हमें एक ऐसी रेगुलेटरी बॉडी बनानी चाहिए जो यूट्यूब और सोशल मीडिया को भी क्या करे, रेगुलेट करे। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर डिस्टिंक्शन दिया बिटवीन जेन्युइन ह्यूमर एंड द कंटेंट लेस्ड विद परवर्सिटी, यानी अभद्र और फूहड़ कंटेंट और ह्यूमर के बीच में फर्क होता है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया। और एक जो इंटरिम रिलीफ दी है रणवीर इलाहाबादिया को, ये दी है कि वो अपना पॉडकास्ट रिज्यूम कर सकते हैं, जहां पे वो मॉरलिटी और डिसेंसी के तरीके से ही अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। और इस अंडरटेकिंग को इफेक्ट में लाने के लिए कहा गया है। मैंने आपको भी बताया था अलग अलग राज्यों में, गुवाहाटी में, बंबई में उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और गुवाहाटी पुलिस को ये निर्देश दिया गया है कि वे जब भी गुवाहाटी पुलिस उनसे कहे वो वहां पर अपना वक्त और समय के अनुसार वो पहुंच जाएं। हालांकि उनकी जो रिक्वेस्ट थी कि उन्हें विदेश भी जाने दिया जाए, इसको सुप्रीम कोर्ट ने अभी फिलहाल मना कर दिया, कहा है पोस्ट इन्वेस्टिगेशन, यानी इन्वेस्टिगेशन आप जानते हैं हमारे बीएनएसएस में डिफाइंड है, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस, तो बाय द पुलिस ऑफिसर। तो ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन के बाद तय होंगी। और यहाँ पर जो पक्ष सरकार की तरफ से रख रहे थे वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता रख रहे थे, जिन्होंने कहा दैट इंपॉर्टेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स एंड क्रिटिसाइज्ड वर्गैरिटी टू बूस्ट कमर्शियल अपील, की लोग महज गाली भरे कंटेंट को देखें, उसको करना है, और कॉमेडी में फर्क होता है। जबकि इनके जो वकील थे रणवीर इलाहाबादिया के, वो अभिनव चंद्रचूड़ साहब थे, और अभिनव चंद्रचूड़ साहब हमारे देश के जो पूर्व सीजेआई रहे हैं, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ उनके सुपुत्र हैं। और उन्होंने कहा कि
इनको अगर हम इनका पॉडकास्ट को अलाउ नहीं करेंगे तो ना सिर्फ उनके राइट टू लाइफ को वायलेशन होने का खतरा है, जबकि उसके साथ उनके 280 लोग और हैं, 280 से ज्यादा लोग हैं जो उनकी पूरी टीम में उनके ऑफिस में काम करते हैं, तो उनके भी लाइवलीहुड पर फर्क पड़ेगा। तो ना सिर्फ रणबीर इलाहाबादिया का, जबकि पूरी टीम का लाइवलीहुड जो कि राइट टू लाइफ का एक हिस्सा है वो भी प्रभावित होगा। इसलिए कम से कम इतनी इजाजत दे दी जाए कि रणबीर इलाहाबादिया अपना पॉडकास्ट कंटिन्यू करें। और यहां पर फ्रीडम ऑफ स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिमार्क्स दिए वो कहा कि फंडामेंटल राइट्स, मॉरल स्टैंडर्ड्स इवल अक्रॉस सोसाइटीज एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स शुड सेफगार्ड डिसेंसी फॉर पोस्टेरिटी। बार बार रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स की बात कही गई है, यानी हो सकता हो आने वाले समय में जो हम अपनी मनमर्जी से हम देखते हैं कि कुछ भी कंटेंट कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया जा रहा है, ओटीटी पर शायद फुहड़ता या कॉमेडी के नाम पर अश्लीलता परोसी जा रही है, इन पर भी हमें रोकथाम देखने को मिले, जैसा कि फिल्मों के मामले में सेंसर बोर्ड और टीवी सीरियल के मामले में ब्रॉडकास्ट कंटेंट काउंसिल देखने को मिलती है। और कौन कौन से अभी जो फिलहाल हम देखें तो भारत सरकार में कौन कौन से रूल्स हैं या एक्ट्स हैं जिनके तहत हम इस तरीके के रेगुलेटरी मेजर्स को हमने इंप्लीमेंट किया है, विशेषकर पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के मामले में। देखिएगा, आईटी रूल्स 2021 हैं जो कि गाइडलाइंस हैं, और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021। तो ऐसा नहीं है कि पहले से आप कुछ भी कर सकते हैं, पहले से ही हमारे देश में प्रावधान है। आईटी रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 पहले से ही दिया हुआ है। इन सब के बावजूद अभी ये जो है नहीं हो रहा है। और अगर ऐसे में कोई ऑब्सीन कंटेंट आता है तो उसको तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के भीतर उसे डिलीट करना होता है, जो गाइडलाइन कहती है। अगर आप कोई भी ऐसा कहते हैं, इसके साथ ही एक एथिक्स कोड कहते हैं ग्रीवियंस ऑफिसर होना चाहिए, एक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए और एक नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर होना चाहिए टू एड्रेस द कंप्लेंट्स एंड इंश्योर कंप्लायंस। उसके अलावा आईपीसी में भी प्रावधान थे जो कि यहां पर मेंशन है। आईपीसी में जब हम बात करते हैं तो आप देखेंगे सेक्शन 292, 293 और आईटी एक्ट 2000, जबकि अब ये आईपीसी में बदल करके क्या हो गया है, जो कि बीएनएस भारतीय न्याय संहिता आ गई है। तो बीएनएस की धारा 94, धारा 96, धारा 97 और उसके साथ ही सेक्शन 296 ऑफ बीएनएस ने ये जो तमाम प्रोविजंस थे 292, 293 इनका स्थान ग्रहण कर लिया है। और इन्हीं मामलों में जो एफआईआर दर्ज की गई थी ऑब्ससिनिटी, और या आप देखेंगे सेक्शन 94 जो बीएनएस का है वो कहता है सच वर्ड्स और जेस्चर टू शो और टू डिस्टर्ब दी मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, जो किसी महिला के चरित्र को बदनाम करने के लिए या उससे प्रताड़ित करने के लिए ऐसे शब्द कहे गए हों, उनके लिए धारा 94 बीएनएस हमें ये तमाम प्रावधान बताता है। और आईटी एक्ट की जब हम बात करते हैं तो आईटी एक्ट में सेक्शन 67 ऑब्सीन मटेरियल और इलेक्ट्रॉनिकली को जाने से पूर्णतः रोकता है, और 67 ए कहता है ऐसा कोई भी सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं जाएगा। तो ये जो आईटी एक्ट की धारा है सेक्शन 67, इसके तहत भी मुकदमा किया गया है। और जो गाइडलाइंस तमाम आई हैं, ब्रॉडकास्ट गाइडलाइंस आप देख सकते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म से, जैसे कि यूनिवर्सल, दोनों पेरेंट्स और माइनर और अडल्ट दोनों देख सकते हैं। जब यूए की बात करते हैं तो केवल अडल्ट देख सकता है। और ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हों उनमें ये निश्चित रूप से इसको फोरकास्ट होना ही चाहिए, और कंटेंट वार्निंग्स वहां पर इशू करानी चाहिए जहां पर नेसेसरी हो। और साइबर क्राइम सेल्स का भी जो है किया गया है। इसके अलावा सरकार अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के साथ कई सारे अवेयरनेस कैंपेन्स भी चलाती है, और ऐसे तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग टूल्स के माध्यम से भी ऐसे कंटेंट को रोकने का प्रयास किया जाता है। तो यदि हमसे पूछा जाए कि क्या अभी पहले से हमारे देश में सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए या उससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं है, तो हम बोलेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पहले से ही डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, आईटी रेगुलेशन, आईटी गाइडलाइंस, आईटी एक्ट गाइडलाइंस 2000 पहले से है, पहले से ही बीएनएस है। पर स्पेसिफिकली हमारे पास सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कोई बॉडी नहीं है। तो उन तमाम चीजों को रेगुलेट करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है। और फिर ये जो कल अवार्ड्स हुए थे, ये मैंने आपको बताया था अभी जब आप फ्रंट पेज पढ़ रहे थे, ये ऑस्कर अवार्ड से, जो कि 97th अवार्ड्स थे, जहां पर फिल्म एनोरा को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, जो कि सिर्फ $6 मिलियन में बनाई गई थी। और बेस्ट पिक्चर और तमाम 4 ऑस्कर और उसको मिले हैं। और तमाम लिस्ट
ये आपके सामने है, जो मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में ही मार्क किया था। आप देख सकते हैं बेस्ट एक्टर एडिन ब्रॉडी को मिला, बेस्ट एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को मिली, और जो बेस्ट फिल्म रही वो इस साल की कौन रही? एरोरा रही। जहां तक आपको बताऊं, जो ज्यादातर जो सवाल पूछे जाते हैं वो ये पूछ ले जाता है बेस्ट एक्टर, बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्ट्रेस या बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। तो ये तमाम अवार्ड्स मिले हैं द ब्रूटलिस्ट को, लॉल क्राउली को। तो इसकी लिस्ट भी आपको जब पीडीएफ मिलेगा उसमें तमाम चीजें रहेंगी। तो हार्डली आपको सारे नहीं, 4 से 5 कैटेगरीज इसमें भी आपको मेंशन करनी है। और उसके बाद माइकी मेडिसन को ये अवार्ड मिला है, एलन ब्रॉडी मैंने आपको बताया, और उनका ये दूसरा ऑस्कर था। ये तमाम वो चीजें हैं, ये पीडीएफ में आप देख सकते हैं। ये जो फिल्म है एनोरा, जिसे ये अवार्ड मिला है, ये एक अनकन्वेंशनल टाइप का ड्रामा था, जो कि एक एग्जॉटिक डांसर के बारे में है, जो कि एक रशियन से शादी कर लेता है, और ये फिल्म कैसे लव, पावर और क्लास स्ट्रगल के बीच चलती है और नए नए रिलेशनशिप्स बनते हैं, इन तमाम चीजों को ये फिल्म दर्शाती है। और यहाँ पर ये इसे क्रिटिकल अक्लेम भी मिला है। और एनोरा को कुल मिलाकर आप देखेंगे तो 5 अवार्ड्स मिले हैं। सबसे पहले बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट डायरेक्टर का मिला है, बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का मिला है, बेस्ट एडिटिंग का और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी। तो ये 5 अवार्ड्स 97th ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स में किसको मिले हैं? एनोरा को मिले हैं। ये उसका परफॉर्मेंस, उसके बारे में हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये अकेडमी अवार्ड, जिनको हम पॉपुलरली ऑस्कर के नाम से जानते हैं, इसमें दुनिया भर की फिल्में जाती हैं। ये दुनिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स होते हैं, इसलिए हमसे ये हमारे इम्तिहान में पूछे जा सकते हैं। और ये ऑस्कर्स कब क्रिएट किए गए थे? तो ये क्रिएट किए गए थे अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज अमैप्स द्वारा 1927 में, ताकि पूरी दुनिया की फिल्म इंडस्ट्री को क्या किया जा सके, एक स्थान पर एक साथ लाया जा सके। और जो पहली सेरेमनी हुई थी वो 16 में 1929 को ही थी, हॉलीवुड रूजवेल्ट होटल में, जिसमें केवल 270 अटेंडीज आए थे। तो 1927 में इसकी शुरुआत हुई, और जो सबसे पहली अवार्ड सेरेमनी हुई वो कब हुई? 1929 में। और इसकी जो स्थापना की गई वो किसके द्वारा की गई? एमएप्स वाला अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड साइंसेज, एमपैस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। जो फर्स्ट विनर्स थे, जो सबसे पहली बार विंग्स नाम की एक फिल्म जीता था, जो कि एक साइलेंट वॉर फिल्म थी। और ये जो सेरेमनी थी ये बहुत संक्षिप्त में रखी गई थी, केवल 15 मिनट। आप सोच सकते हैं, केवल 15 मिनट में पूरा अवार्ड शो खत्म हो गया था, जो 1929 में पहली सेरेमनी हुई। इसी तर्ज पर जैसे हॉलीवुड का आप देखते हैं, ऑस्कर अकेडमी सबसे बड़ा अवार्ड फंक्शन है, मोस्ट प्रेस्टिजियस अवार्ड फंक्शन है, हमने आपको बताया। वो इसी तरीके से बॉलीवुड में भी फिल्म फेयर अवार्ड होता है, और आप देखते हैं उसमें तमाम तरीके के एक्ट्स, ह्यूमर, डांस परफॉर्मेंसेस किए जाते हैं। यहाँ पे भी होते हैं, पर जो यहाँ पर पहली सेरेमनी हुई वो केवल 15 मिनट तक चली थी। तो ये इसकी कुछ संबंधित इतिहास आप पढ़ सकते हैं, जो कि पूरी इसकी डिटेल। और देखिए, इतनी सारी कैटेगरीज में डिवाइड होता है ऑस्कर का अवार्ड। बेस्ट पिक्चर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सिनेमेटोग्राफी। मैं जो आपको कह रहा था, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए रिलेवेंट है, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट फिल्म और बेस्ट सिनेमेटोग्राफी। इससे ज्यादा कभी भी पूछा भी नहीं जाता है। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, जो कि इस साल एक ब्राजीलियन फिल्म को मिला है, जो मैंने आपको बताया था, ये है। और अब तक सबसे ज्यादा अवार्ड किसको मिले हैं? वॉल्ट डिज्नी को मिले हैं। सबसे ज्यादा ऑस्कर, कुल 22 कॉम्पिटिटिव अवार्ड्स वो जीत चुके हैं। फिर कैथरीन हेपबर्न को मिले हैं मोस्ट एक्टिंग ऑस्कर, 4 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड कैथरीन हेपबर्न को मिला है। और उसके बाद ये टाइटैनिक 1997 बड़ी मशहूर फिल्म रही, बेन-हुर, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और रिटर्न ऑफ द किंग को एक साथ 11 ऑस्कर इन 3 फिल्मों ने अब तक जीते हैं, जिसमें टाइटैनिक है, बेन-हुर है, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है और द रिटर्न ऑफ द किंग है। ये तमाम चीजें। उसके बाद ये मैंने आपको बताया जिससे पहले कि पहली बार फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया है गैंगटिक डॉल्फिन्स का, जो कि कुल 6327 हैं। और इसका जो सर्वे मेथड था वो तरीके से नया था, हाइड्रोफोन्स और ट्रायंगुलेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके ये सर्वे किया गया, जिसमें हमें पता चला कुल 6324 हमें यहाँ पर डॉल्फिन्स देखने को मिलती हैं। जो मेन गंगा रिवर है उसमें अकेले में 3275 हैं, जो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं उसमें 2414 हैं, और ब्यास रिवर में 101 हैं। यदि हम इस
सर्वे के सर्वेक्षण की बात करते हैं तो कुल 8,560 किलोमीटर को कवर किया गया, जिसमें ये तकरीबन 2 साल तक ये सर्वे चला। और जो डॉल्फिन सर्वे था वो बड़ा मुश्किल था, उसमें लगातार फिशिंग नेट्स में फंसने का खतरा था, पॉल्यूशन होने का खतरा था, और पर फिर भी लोगों की सहायता की वजह से लोकल पॉपुलेशन और स्कूल चिल्ड्रन को पार्टिसिपेशन के लिए कहा गया, और इस माध्यम से ये जो सर्वे था पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाया। कल मैंने आपको बताया प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, जो कि हर साल 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है, उस दिन कल वो बैठक ले रहे थे नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड की, NWL की, जिस पर उन्होंने पहली बार इस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया है। और जो सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स मिली हैं वो गैंगटॉक प्लेन्स में मिली हैं, विशेषकर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में सबसे ज्यादा डॉल्फिन्स पाई गई हैं। एक ये बड़ी अच्छी खबर भी है, मैंने आपको बताया कि एक्वेटिक लाइफलाइंस के लिए, एक्वेटिक सिस्टम के लिए, इसका मतलब गंगा के पानी में सुधार हो रहा है। और ये जो डॉल्फिन्स हैं गैंगटॉक प्लेन्स वाली, ये केवल और केवल मीठे पानी में रह सकती हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये तमाम चीजें हैं। और अगला जो सर्वे होगा वो 4 साल बाद होगा, तो रिफाइन दी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज, ताकि अब क्या क्या बदलाव किया जाए। ये मैंने आपको बताया, रिपोर्ट ऑन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ड्यूरिंग अ विजिट टू गुजरात। हालांकि आज प्रधानमंत्री शायद वनतारा भी गए थे, जो अनंत अंबानी है, मुकेश अंबानी के सुपुत्र, वो उन्होंने वन्यजीव संरक्षण उन्होंने किया हुआ है वहां पर, तो वनतारा भी गए हैं, उसके भी तमाम चित्र आप देख सकते हैं, वो भी गुजरात में है। और स्टेट वाइज डॉल्फिन की जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन, बिहार सेकंड हाईएस्ट, वेस्ट बंगाल और असम। तो ये आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी आप सभी के लिए। मैं आशा करता हूं कि आपको ये तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी समस्या हो, या आप हमें और बेहतर फीडबैक देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में या हमें फोन करके बता सकते हैं। और ऐसी तमाम न्यूज जो आपके जुडिशरी एग्जामिनेशन के रिलेवेंट हो, हम लाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत जल्द सिलेक्ट हों, और जहां पर भी रहें आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद, जय भारत।